बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हेडिंग बनाएं अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन। हेडिंग बनाएं अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन। होता क्या है बेटा, सम टाइम जो आप लिखते हैं टैक्स वाले 100% उसको फॉलो नहीं करते और टैक्स की असेसमेंट नेक्स्ट ईयर फाइनल होती है, सेम ईयर में फाइनल नहीं होती। तो जब नेक्स्ट ईयर आता है तो टैक्स वाले आपको पिछले पीरियड की फाइनलाइजेशन का लेटर भेजते हैं और कहते हैं भाई हमने ये फाइनल किया। फिर वो जो फाइनल करते हैं वो आपकी पिछले साल की कैलकुलेशन से, वो जो हम करंट टैक्स कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, सम टाइम मैच होता है और सम टाइम मैच, जब मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड, जो पिछला आपने कैलकुलेट की बच्चों के साथ मिलकर, इसका मतलब वो सही कैलकुलेशन थी, करंट टैक्स कैलकुलेशन आपने सही की। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जो हमने पास्ट में लिखा हुआ होता है उसमें से कोई एक आधी फिगर जो है वो टैक्स वाले मैच नहीं करवा पाते, या वो हमें एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर देते हैं या वो हमें कम टैक्स चार्ज करते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज कर दें तो इसका मतलब हमने कम टैक्स लिखा था, तो हम कहते हैं कि हमने अंडर प्रोविजन की। प्रोविजन मीन एस्टीमेट, और हम टैक्स को क्या कर रहे होते हैं, एस्टीमेट कर रहे होते हैं। और अगर हमने ज्यादा चार्ज कर दिया और टैक्स वालों ने कम असेसमेंट की तो हम क्या कहते हैं, ओवर प्रोविजन। तो या अंडर प्रोविजन होती है या, तो लिखें अगर पिछले साल से रिलेटेड, अगर पिछले साल से रिलेटेड असेसमेंट करंट ईयर में फाइनल हो, अगर पिछले साल से रिलेटेड असेसमेंट करंट ईयर में फाइनल हो और किसी आइटम पर टैक्स ज्यादा या कम लगे तो इसको अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन कहते हैं। क्योंकि ये पिछले साल के टैक्स से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये, बोलिए, पिछले साल के टैक्स से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये पिछले साल के टैक्स से रिलेटेड होती है, इसलिए इसका नाम है करंट टैक्स प्रायर ईयर। इसका नाम है, बोलिए, करंट टैक्स प्रायर ईयर। एक बात आपको क्लियर है कि एफबीआर में डेफो टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो हम अपने यूजर की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एस्टिमेशन करते हैं। इसलिए एफबीआर की बुक्स में आपको कभी ये वर्ड नहीं मिलेगा कि डेफो टैक्स हमने आपको लगाया है, आपकी डेफो टैक्स लायबिलिटी ये है, आपका डेफो टैक्स एसेट ये है। तो ये टोटली बिजनेस की एक कैलकुलेशन है। इसका मतलब एफबीआर तो हमें एक ही लेटर भेजता है, उसका नाम क्या है, टैक्स। वो करंट टैक्स भी नहीं बोलता, वो सिर्फ क्या बोलता है, टैक्स बोलता है। लेकिन क्योंकि हम उसे करंट टैक्स कहते हैं और ये पिछले साल से रिलेटेड है तो इसका नाम क्या पड़ गया, करंट टैक्स प्रायर ईयर। करंट टैक्स प्रायर ईयर या प्रायर पीरियड। या तो वो हमें पिछले साल की कोई हमारी अलाउड फिगर को डिसअलाउड करेगा, या वो किसी एग्जेम्प्ट इनकम को, या वो किसी एग्जेम्प्ट इनकम को क्या कर देगा, टैक्सेबल कर देगा। चाबी दे दीजिए सर, पीछे वालों से पूछ लिया करें बेटा। या वो उसको क्या कर देगा, डिसअलाउ कर देगा, या फिर वो उसको क्या कर देगा, टैक्सेबल कर देगा, या फिर वो अलाउएबल कर देगा, या फिर एग्जेम्प्ट कर देगा। चार ही केस हो सकते हैं, या डिसअलाउ करेगा, या अलाउ करेगा, या एग्जेम्प्ट करेगा, या टैक्सेबल करेगा। यहां तक क्लियर मेरे दोस्तों। अब आगे देख लीजिए, इस वीक में पढ़ लेंगे आप ईद की खुशी में। अंडर एस्टीमेट ऑफ टैक्स ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इन करंट ईयर।
एंट्री क्या होगी, करंट टैक्स, साथ क्या लिखोगे, प्रायर ईयर, और करंट टैक्स पेएबल। दूसरी तरफ अगर ओवर एस्टिमेट किया हुआ आपने तो फिर क्या होगा, रिकॉर्डेड एज रिवर्सल इन एक्सपेंस इन, और इस एंट्री को क्या कर दोगे, रिवर्स, करंट टैक्स पेएबल डेबिट, करंट टैक्स एक्सपेंस प्रायर ईयर क्रेडिट। देखिए भाई जरा एग्जांपल, टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय द एंटिटी फॉर 21 इज 1 लाख, बट टैक्स अथॉरिटीज रीअसेस द टैक्सेबल प्रॉफिट टू 1,20,000 इन 22 फॉर 21 की फिगर के लिए टैक्स वालों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। आपने 1 लाख बनाया था टैक्सेबल प्रॉफिट, वही जो हम कैलकुलेट करते हैं, हमने वही कैलकुलेट कर दिया एज पर टैक्स रूल्स किया। किसी पॉइंट पर जाके उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम जब असेस कर रहे हैं तो 1,20 हो गया, इसका मतलब उन्होंने टैक्स क्या कर दिया, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कब का, 21 का। कहां खड़े होकर, तो फिर 22 की कैलकुलेशन में आप ये शो तो करोगे लेकिन साथ लिखोगे प्रायर पीरियड, ताकि क्लियर हो जाए भाई ये 22 की वजह से करंट टैक्स नहीं है, करंट टैक्स ये 21 का है। टैक्स का रेट कितना है, 30%। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, 20,000, उसका 30%, 6,000। एंट्री बोले क्या, करंट टैक्स प्रायर पीरियड 6,000 और करंट टैक्स पेएबल 6,000। क्लियर हो गया। इसका रिवर्स भी हो सकता है। 21 का टैक्सेबल प्रॉफिट आपने 180 असेस किया, लेकिन एफपीआर ने उसे असेस किया 150 22 में। 22 में खड़े होके कह रहे भाई 21 को चेंज करो। अब 21 में तो नहीं जा सकते। अब 22 का जब करंट टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां हमें ख्याल आएगा ओहो 21 का हमने ज्यादा टैक्सेबल प्रॉफिट बनाया, उन्होंने कम फाइनल किया, बनाया नहीं, उन्होंने कम। जब उन्होंने कम फाइनल किया तो उसका मतलब जो हमने पिछले साल टैक्स की कैलकुलेशन की वो 30,000 से ज्यादा की। 30,000 का 30%, 9,000 से हमें टैक्स क्या करना है, रिवर्स करना है। एंट्री पास होगी। क्लियर है। अब इस पॉइंट के साथ इस क्वेश्चन को देखें। नहीं, करंट टैक्स प्रायर पीरियड, क्योंकि हो सकता है वो आइटम अगले साल हो या ना हो, उसको करंट टैक्स की कैलकुलेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नीचे एक अलग हेडिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना बेटा। एक और बात याद रखिएगा, आपको ज़्यादा पढ़ाना मकसद ये होता है कि जब आप पेपर देने जाएं तो आपको पेपर आसान लगे। अगर आप FR2 को MFA से कंपेयर करेंगे तो भाई मैं MFA भी पढ़ा रहा, मेरी 1.25 घंटे की MFA की क्लास होती है। आप सी लॉ से कंपेयर करेंगे तो सी लॉ वाले टीचर 1 घंटा क्लास होती है, वो भी 50 मिनट आपकी क्लास होती होगी या कोई 45 मिनट होती होगी। पूरे मार्केट में ही ऐसा है क्योंकि उसमें ज़्यादा सिलेबस ही नहीं है। ऑडिट वाले की क्लास 1 घंटे होती है, तो इन चारों में से इसकी क्लास 1.25 घंटे होना, फिर भी ज़रूरत पड़ना, तो बेटा ये मेरा दिमाग नहीं उल्टा हुआ है। अगर उल्टा होता तो MFA में भी उलटता। भाई जिसका उल्टा होता है उसका तो फिर सारे सब्जेक्ट में उल्टा होता है, तो इसी में क्यों उल्टा हुआ है, इसलिए कि भाई ये नीड ऑफ द आवर है। इसलिए प्लीज जब कभी एक्स्ट्रा बुलाऊं तो ये समझ जाए कि यार हमारी ही आसानी है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए आपको बुला रहा हूं। 2-3 क्वेश्चन करवा के मैं कहूँ टॉपिक खत्म हो गया, तो टॉपिक हाथ में नहीं आएगा। टॉपिक हाथ में आएगा जब उसके हर कॉम्प्लेक्सिटी आप एक दफा हाथ से गुजार चुके होंगे। ठीक है बेटा। तो बाज़ दफ़ा हम आपको कहते हैं यार ये क्लास है, तो आप ये अक्सर एक्सक्यूज देते हो यार इतना पढ़ने से क्या होता है। भाई इतना पढ़ने से पहली अटेम्प्ट में पास हो जाता है, और हर सब्जेक्ट की नौयत डिफरेंट होती है। आप सी लॉ वाले को कहें 1.25 घंटे की क्लास ले तो वो कहेगा यार या आप पागल हैं या फिर आप ही पागल हैं, क्योंकि मैं तो पागल नहीं होऊंगा। तो हर सब्जेक्ट की अपनी नेचर होती है, इसलिए प्लीज़ बाज़ दफ़ा ग्रुप में आप ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं तो फिर वो टीए भी माइंड करते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ यार सब्र करो, क्लास में जाएंगे तो बच्चों से माजरत कर लेंगे। 2-3 महीने हैं, बर्दाश्त कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा R2 नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें शाबाश। Following information has been gathered for preparing the disclosure related to taxation of Mabroom Limited। वैसे तो मबरूम जो है वो खजूर का नाम है, मदीना शरीफ की मशहूर खजूर है,
फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20 अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 50 मिलियन। बनाना क्या भाई साहब, नोट बनाना है और बाजियों ने क्या बनाना है, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी बनानी है। इसका मतलब नोट भी मेन आंसर है और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन भी मेन आंसर है। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20 मिलियन। ये पॉइंट अक्सर ये टेस्ट पेपर में दे देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पॉइंट दिया था, जिसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी उसकी WDV कम होती है और जिसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होती है उसकी WDV। जब कभी जिंदगी में अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीड कर दे टैक्स अमोर्टाइजेशन से बाय 20 मिलियन, तो याद रखना ये जो करंट टैक्स कैलकुलेशन होती है ना, ये रिलेटिव होती है। ये क्या होती है, रिलेटिव। अकाउंटिंग वाली ने ऐड होना है, टैक्स वाली ने लेस होना है। वो क्या कह रहा है, अकाउंटिंग वाली ज्यादा है टैक्स वाली से, अकाउंटिंग वाली टैक्स वाली से ज्यादा है 20 से। मैं यहां 120 लिख दूं तो यहां 100 लिख दूं, मैं यहां 140 लिख दूं तो यहां 120 लिख दूं, 80 लिख दूं, 60 लिख दूं, 60 लिख दूं, 40 लिख दूं, 40 लिख दूं, 20 लिख दूं, 20 लिख दूं, 0 लिख दूं। यहां 20 लिख दूं तो यहां 0, क्योंकि दोनों का फर्क कितना होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी फिगर लिखें, बस जहन में याद रखें लेस बाय या एक्सीड बाय में फर्क शो करना होता है चेंज का, और यहां दो चेंज आ रही होती हैं। क्या आ रही होती है, चेंज। तो लिखने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कोई भी रखें, टैक्स डेप्रिसिएशन कोई भी रखें, फर्क 20 रुपए का रखना है। बुक पे लिखें भाई, बुक के बगैर ना आया करें। बार बार कह रहा हूं, आपका लेवल नहीं है कि बुक के बगैर आप चलें। क्यों अपनी अटेम्प्ट को रिस्क में डाल रहे हो यार, आर्टिकल्स में बहुत कंपटीशन है। अल्लाह का वास्ता है समझे कुछ अपनी काम की नौयत को। अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन में फर्क 20 का डालना है। क्या कहा, अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन में फर्क 20 का डालना है। किसको ज्यादा रखना है, किसको कम रखना है, टैक्स का। और 19 में ये फर्क कितना था, एज एट 31/12/20 कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्सीडेड देयर टैक्स बेस बाय, वही पॉइंट है। देखो हेलो, 31/12/20 को 31/12/20 को इंटेंजिबल की WDV, किसकी, इंटेंजिबल की WDV उसकी टैक्स बेस से 145 ज्यादा है। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी फिगर रखे। क्यों, जब आपने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशंस में जाना है तो आपने दोनों का डिफरेंस लेना है। उनका दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, कोई भी फिगर रखे। एक को 1000 रखो तो दूसरे को 145 कम रखना, उसे 2000 रखो दूसरे को 145 कम रखना, उसे 3000 रखो दूसरे को 145 कम रखना। फर्क कितने का रखना है, 145 का, क्योंकि यहां डिफरेंसेस आने हैं, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और फिर डिफरेंस। तो इधर 20 अकाउंटिंग को ज्यादा रखना है और इधर कैरिंग वैल्यू को कितने से ज्यादा रखना है, यानी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 145 का आएगा। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 145 का आएगा। आगे चले, ड्यूरिंग द ईयर ML इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 12 मिलियन। एक दफा क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक दफा सॉल्व करते हुए पढ़ूंगा, ताकि जब मैं पढ़ के फारिग हूं, जो बच्चा जितनी ट्राई कर सकता हो वो उतनी ट्राई कर ले। ड्यूरिंग द ईयर ML ने इनकर की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 12 मिलियन, ठीक है, इनकर्ड की तो ये उसका IFRS का खर्चा है। दिस कॉस्ट इज टू बी अलाउड एज टैक्स डिडक्शन ओवर 3 years फ्रॉम 20 to 22। कहता ठीक है, इनकर्ड किया, नो प्रॉब्लम, मैं भी अक्रूवल बेस पे चलूंगा, लेकिन मैं लमसम नहीं तुम्हें दूंगा। 20, 21, 22, 20, 21, 22 3 है बेटा, 4 कहां से हो गए, ये 3 है 4 है, 3 है ना मेरी चंदा। तो 3 और 12 को 3 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 8 कब अलाउ करेगा, अगले सालों में। अगले साल नहीं बोलना बेटा, बड़ा टेक्निकल जुमला है, अगले।
अब मुझे बताओ वो जो 8 है वो टैक्सेबल होगा अगले सालों में, डिडक्टिबल होगा? डिडक्टिबल होगा। अब ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको यार कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट कुछ नहीं है, क्योंकि इनकम है तो ना ये एसेट है ना ये लायबिलिटी है। इनकम है तो हमें क्या पता पे किया या नहीं किया, और यहाँ पे भी कहीं नहीं बता रहा, और साइलेंट हो तो जो इनकर किया वो पे कर दिया। अब यहाँ पे एक अजीब कहानी है, टैक्स वाले ना इनकम पे जा रहे हैं ना पेड़ पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी एक कहानी बनाई है, कहते हैं 4 देंगे हर साल तुझे, लेना है? मैंने कहा भाई लेना है, मजबूर हो, मेरा अपना तो टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, जो तुम कहोगे वही करूंगा। अब वो 8 क्या कहेंगे, अगले सालों में डिडक्टिबल होगा। मैंने आपको सिखाया था चलते चलते स्टैंडर्ड ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हर चीज की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस नजर नहीं आएगी। समटाइम डायरेक्ट हिट करना पड़ेगा किसे, टेम्परेरी डिफरेंस को, जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, ऐसे ही ये पॉइंट है 8 का, ये डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है, कॉलम 3 में डायरेक्ट जाएगा। कहां जाएगा? कॉलम 3 में डायरेक्ट जाएगा। अब आप बैठे रहो यार इसकी कैरिंग अमाउंट, वो रट्टा आपको कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम जो हमने हिट करना है वो टेम्परेरी डिफरेंस का है, कभी वो सिंपल रूल से चला जाएगा और कभी आपको एज पर टेक्निकल कैलकुलेशन लेके जाना पड़ेगा। आगे चले, फिर क्या कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से, ड्यूरिंग द ईयर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अमाउंट टू 10 मिलियन पर्टेनिंग टू ईयर 31/12/18 वर डिसअलाउड। अभी लेक्चर के शुरू में क्या कहा, 20 में खड़े होके, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 20 में खड़े होके एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितने का, पर्टेनिंग टू 18 का, वर, अब बताओ करंट पीरियड प्रायर पीरियड, क्या किया, डिसअलाउ किया। डिसअलाउ किया तो एक्सपेंस चार्ज होगा या सेविंग मिलेगी? डिसअलाउ किया सेविंग मिलेगी, डिसअलाउ पे सेविंग मिलेगी। चाय का सिप ले लो। बीबी जाग बकरा आया है, बीबी जाग बकरा आया है। ओ भाई डिसअलाउ का, अलाउ का मतलब क्या होता है, लेस कर दो, डिसअलाउ का मतलब, तो जब ऐड करेगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट, जब वो बढ़ जाएगा तो टैक्स भी, ठीक है। तो करंट पीरियड में प्रायर पीरियड की एक आइटम की वजह से 2020 में टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन 2020 का नहीं, 2018 का। तो ऐसे टैक्स को क्या कहेंगे, सेपरेट लाइन आइटम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेपरेट लाइन आइटम, ठीक है। प्रायर पीरियड, इस 10 पे टैक्स लगेगा या सेविंग मिलेगी? टैक्स लगेगा, जैसे लगेगा वो देख लेंगे, रेट जो होगा वो भी देख लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। और अगर अलाउ करता तो भी सेविंग मिलती, फिर यहां एक्सपेंस ना होता बल्कि सेविंग आ रही होती। वो कैसे आएगी वो मैं सिखा देता हूं आपको। सिमिलर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस फॉर द करेंट ईयर वर अमाउंटेड टू, अब मुझे बताओ 7 मिलियन के ऐसे ही खर्चे इस साल के भी हैं, तो उन्हें क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ। क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ। आगे प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी क्या होती है? दावा। कहां सिखाऊंगा? 1037 में प्रोविजन वहां पढ़नी है और आज ही शुरू होनी है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अब प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन फॉर वारंटी। इस बच्चे ने मुझे ये बॉल पॉइंट बेची और कहा अंसारी अगर ये लिखना छोड़ देना 1 साल के अंदर तो आ जाना, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगी। इसे कहते हैं वारंटी। और अगर ये बच्ची मुझे बॉल पॉइंट दे और कहे अंसारी अगर 1 साल लिखने से पहले लिखना बंद कर दे तो आ जाना मेरे पास, मैं इसके बदले तुम्हें नया दे दूंगी, ये गारंटी, ये वारंटी। पुराने ज़मानों में गारंटी होती थी, नए ज़मानों में वारंटी है। अब मैं अंदाज़ा लगाऊंगा क्या कि तुम स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स को मैंने बॉल पॉइंट बेची है, ये बच्ची अंदाज़ा लगाएगी अगर आप लोगों को 100 बच्चों को बॉल पॉइंट सेल किया है तो कितने बच्चे जो हैं वो वारंटी क्लेम लेकर आएंगे। ये अंदाज़ा लगाती है 5% बच्चे ये क्लेम लेकर आएंगे। फिर ये अंदाज़ा भी लगाएगी ये बच्ची कि इन 5% बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए, इनकी क्लेम को एंटरटेन करने के लिए मुझे 200 रुपये का खर्चा होगा। कितने का? तो इसका मतलब ये खर्चे का अंदाज़ा लगाएगी, भाई लगाएगी। अब या तो
200 रुपये से ज़्यादा खर्चा होगा या कम? जो अंदाज़ा लगाएगी वो तो हो गया एक्सपेंस, और जो वारंटी पे पैसा बकायदा इसे खर्च करना पड़ेगा रिपेयर करवाने में वो हो गया पेड। FBR वाले अलाउ करेंगे पेड, और इनकम स्टेटमेंट में लिखा होगा एक्सपेंस। पढ़े प्रोविजन फॉर वारंटी एज एट 31/12/20 वाज 23 मिलियन। साल के आखिरी दिन प्रोविजन का CD कितना पड़ा हुआ है? 23, और 19 में कितना पड़ा हुआ है? 18। अंडर टैक्स लॉ वारंटी एक्सपेंस इज अलाउड ऑन किस पे? पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस पर होगा, आगे आगे जाएगी, पेमेंट नहीं होगी तो मसला कोई नहीं। 18 ओपनिंग है, 23 क्लोजिंग है, इसका मतलब एक्सपेंस में 5 जा रहा होगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कोई वारंटी की पेमेंट नहीं हुई, आगे कहीं लिखी होगी तो देख लेंगे। अब जरा ध्यान से, ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल में ML रिकॉर्डेड डिविडेंड इनकम ऑफ 6 मिलियन, आउट ऑफ विच 2 मिलियन वाज नॉट येट रिसीव्ड टिल 31/12/20। ML ने क्या रिकॉर्ड की? दे नहीं रहा, आ रहा है, इसने कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। IFRS 9 इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हमने नहीं ली हुई है, हम माइनॉरिटी हैं। वहाँ माइनॉरिटी हैं तो जब हमें शेयर्स पर डिविडेंड अनाउंस होगा तो हमें भी कुछ मिलेगा, हम उसे क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिविडेंड इनकम, हमारी अदर इनकम होगी, उसमें से कितने अभी नहीं आए, तो फिर कमाए हमने कितने हैं? ओए होए 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 यार, ओ यार मेरा बकरा ही चला गया यार, मेरा बकरा लुट गया यार, लुट गए तेरे प्यार में सरे बाजार में। ओ यार, ओए होए ओए होए। सुबह को मौलवी साहब इतनी लंबी सूरत पढ़ते हैं, इधर बच्ची ये कह रही है, क्या करें? लो भाई, रिकॉर्डेड डिविडेंड इनकम, कमाया कितना? 6, आया कितना? 4, बकाया कितना? वही इंट्रो है, कमाया आया बकाया। ऐसे ही है ना? आओ मेरे बच्चों, अब was not received till, ठीक हो गया। अंडर टैक्स लॉ डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट द रेट ऑफ, कहता है भाई साहब एक तो हम कमाए पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम तो आय पे लगाएंगे भी। अब याद करो, किसी आइटम पे टैक्स का रेट डिफरेंट हो जाए तो उसे निकाल लेते हैं, उसे अलग साइड पे लगा के टैक्स लगाते हैं, फिर कहते हैं चल जा तू भी टैक्स में जमा हो जा। अच्छा, अब तो आओ, बकाया कितना है? 2। ये 2 बकाया कहाँ चला जाएगा? रिसीवेबल में, एसेट में। अब जब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन होगी तो कैरिंग अमाउंट डिविडेंड रिसीवेबल की 2, ठीक है, और टैक्स बेस 0, इसका मतलब फ्यूचर में इस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, तो ये 2 क्या बन जाएगा? टैक्सेबल, और इससे बनेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैं अकेला तो नहीं? अच्छा जी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? कब आया था? अब मुझे भी समझा दो, मैं इतना बड़ा जिगरा कहाँ से लाऊं कि मैं 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें करवाए बगैर कहूँ कि डेफर्ड टैक्स खत्म हो गया। मुझे भी बता दो वो जिगरा। सर जी बस आप कहते हैं पढ़ लेना, कोई पॉइंट हो तो पूछ लेना। ऐसे नहीं होता R2, ऐसे नहीं होता। R2 के लिए मरना पड़ता है, खपना पड़ता है भाई, फिर R2 होता है। यही R1 का हाल है, वो इंसान की किस्मत होती है। हीरो के नसीब में B लॉ और C लॉ आया, विलन के नसीब में R1 R2 आया। तो ये तो नसीब की बात है ना, वो तेरे नसीब की बारिश है किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल जा। तो मैं B लॉ C लॉ को भूल गया क्योंकि हीरो ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, 1 अप्रैल 20 a manufacturing plant was acquired on lease for a period of 4 years at an annual lease rental of 40 million payable in area। इस लाइन में कहीं नहीं लिखा लो वैल्यू है, शॉर्ट टर्म है, कैंसलेबल है, तो बन गई मसाला बिरयानी। मसाला बिरयानी बन गई तो लीज पेमेंट आएंगी, 4 साल हैं, 40 के हिसाब से एरियर में, तो कोई टेंशन नहीं। प्रेजेंट वैल्यू बनाऊंगा तो रेट 10% पे लगा के एनमिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हो जाएगी, उस पर लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लूँगा। ठीक है, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन मैंने अपने जीपी में से माइनस किया हुआ होगा, उसे ऐड बैक कर दूंगा। जो रेंटल 40 का दे रहा हूँ उसको लेस कर दूंगा। अंडर टैक्स लॉ ऑल लीज रेंटल्स आर अलाउड ऑन, ईजी है, कर चुके हैं, आगे आ जाए। इसे छोड़ दीजिए, इसकी खिचड़ी मैंने पकानी है, लेकिन खिचड़ी तो सबसे लास्ट में पकती है। इसमें एक आई कैप के बंदे ने पॉइंट दिया, उस पर हम अपना पॉइंट बना देंगे कि यार इसको ऐसे कर लिया करो। सबसे पहले क्या कर लें, सर आराम करने दें सर, अभी तो 10 मिनट पढ़ाई की है।
ठीक है, सबसे पहले करंट टैक्स कैलकुलेशन करो, इस तरह फड़काओ, बस इस तरह इस तरह इस तरह, 2 मिनट लगाओ जल्दी से। अहमद हुरैरा आराम फरमा रहे हैं जी, रोके सोया क्यों? क्रिकेट, मैं समझा अब्बा जी को याद करके। बेटा उसे कहीं अपनी मिसेज और बच्चों की टीम बना ली, फिलहाल जो है ना R2 कर ले, तेरी मेहरबानी, अगर तुझे इतना ही जुनून है। अंपायर उसे खड़ा कर ली, ना वो आउट देगी ना वो कोई विकेट लेने देगी। अल्लाह के बंदों, कुछ तो अक्ल करो, पढ़ाई में फोकस करो यार। जो मेरा दूसरे नंबर का भाई है ना, वो क्रिकेट में इतना जुनूनी था कि हम बहन भाई ना उससे दूर बैठा करते थे क्रिकेट का मैच देखते। जहाँ पाकिस्तान हारता था ना, वहीं वो किसी को एक आधी लगा दिया करता था। वो तनवीर अंसारी इतना जुनूनी था वो। बड़े लोग खेल में जुनूनी है, पागल हैं बिल्कुल। टीम को मैसेज करो, शॉपिंग करवाओ बेगमात को और वापस आ जाओ मेरे बच्चे। वही करेंगे और तो ये कुछ कर नहीं सकते। अच्छा हुआ वैसे, मुझे तो खुशी हुई, मेरे बच्चों की अटेम्प्ट तो नहीं ख़राब होगी ना। बाहर हुआ, कोई मैच नहीं देखेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जल्दी करें भाई। किस चीज़ की? राना जी आप ठीक है? आपका तो नहीं कोई टेंशन मैच हारने की? रात थी, रिलैक्स हो गए हैं? अफाका हुआ कुछ? बता दें, अगर मालदीव से नेपाल से हारना है तो वो भी हरवा देते हैं सर। अभी तो गोरों से ही हारे हैं सर। नहीं, पहले यूएसए से भी हारे हैं ना, जो मैंने प्रिडिक्शन की थी उस पर आपने कहीं नहीं कहा कि अंसारी शुफ वाली सरकार है। यार हमारी प्रिडिक्शंस को कोई वैल्यू ही नहीं देते आप लोग यार। लोग करोड़ों रुपए की प्रिडिक्शन देते हैं, हम क्लास में प्रिडिक्शन देते हैं, आप अंडर वैल्यू कर जाते हैं। सर वो हारे जीते जो भी हैं, बाहर तो हो गए ना, तसल्ली तो हो गई। चलो अभी नहीं हुई, चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो 50। बेटा आराम आराम से चलेंगे, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीड कर रही है, एक तो बात कंफर्म है, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ने ऐड होना है। ऐड होना है ना, ऐड करो, कितने से करो? आप कहते हो यहाँ 40 करो तो यहाँ 20 कर देना, तो भाई क्यों 2 दफा लिखने की कोशिश करूं? सिंपल यहाँ क्या कर देता हूँ 20, और यहाँ क्या कर देता हूँ 0 कर देते हैं। लाइफ को आसान रखना है, मुश्किल नहीं करना। जब अब्बा जी से कोई बात छुपानी होती है तो अपनी लाइफ को खुद मुश्किल करते हो, बात से बात निकलती है, फिर एंड में जाके फंस जाते हो। ठीक है, आगे चलो। एज एट 31/12/20 कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्सीडेड देयर टैक्स बेस बाय 145। इसकी जगह का है, इसकी जगह तो करंट टैक्स कैलकुलेशन में नहीं है, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में है। तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन का फॉर्मेट बना लो। बनाए बनाए जल्दी से, हिम्मत करें बेटा। काश ये कौम दीन पे रो लेती, कौम की बर्बादी पे रो लेती। रोती भी है तो मैच पे। है मेरे मालिक।
अब बताओ जी कौन ज्यादा है? बच्चियों प्लीज बेटा। हाँ मुझे लगता है कि यूएसए की साइड पे थी इसलिए मुस्कुरा रही हैं तीनों। चलो आओ इधर, कौन ज्यादा है? कैरिंग वैल्यू यानी IFRS। तो फिर क्या बना होगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने का? अब मेरे बच्चों आपको पिछले 2 कॉलम फिल करने की कोई जरूरत नहीं है और ये हो गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। आगे आए जी भाईजान, बाजी इधर देखें, कितना इनकर किया आपने? 12। उसने कितना अलाउ किया? 4। कितना अभी अलाउ नहीं किया? कब करेगा? अगले सालों में। अगले सालों में, अगले सालों में करेगा। तो इसका मतलब जब वो अलाउ करेगा तो मेरी करंट टैक्स की कैलकुलेशन में ये माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो गुड न्यूज बैड न्यूज? गुड न्यूज। जब गुड न्यूज है तो बताएं डिडक्टिबल है टैक्सेबल है? फ्यूचर के लिए डिडक्टिबल है। तो फिर मैं क्या कहूंगा? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है कितने से? 8 से। कितने से? अब आप कहें अंसारी यार बैक कॉलम फिल नहीं कर रहा। भाई बैक कॉलम हम टीचर्स आपकी आसानी के लिए बनाते हैं। बैक कॉलम स्टैंडर्ड नहीं कहता। स्टैंडर्ड तो ये कह रहा है, पूरा स्टैंडर्ड इस पे है टेम्परेरी डिफरेंस में। ये निकालना मकसद है। इसे ना भी पेपर में लिख के आओ तो कोई नंबर नहीं कटेगा कि सर मैंने कैरिंग अमाउंट नहीं लिखी, मैंने टैक्स बेस नहीं लिखा, मैंने सीधी ये फिगर लिख दी, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। हाँ अगर क्वेश्चन में रिलेटिव मैया नहीं है, एब्सोल्यूट फिगर्स दी हैं, फिर आप इसे फिल करके आए ताकि उसे पता हो 145 कैसे आया। अभी उसे पता है क्वेश्चन पढ़ के आया, लेकिन अगर ये दोनों अमाउंट्स गिवन हो तो आप लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होती है और एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प आउट करेगी। आप जरा देखें, ड्यूरिंग द ईयर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10 मिलियन पर्टेनिंग टू ईयर एंडेड 31/12/18 वर डिसअलाउड। 18 में लिखे थे, 20 में आके कहते हैं भाई ये डिसअलाउड है। तो ये 20 से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन है तो हमारे से ही रिलेटेड। तो ये क्या कहेगा कि भाई 18 में तो तुमने माइनस करवा लिए थे, 20 में आके पता चला ये माइनस नहीं है, हमने तुम्हारी बैकवर्ड वर्किंग में इसको क्या करना है? ऐड करना है। अब हम कहेंगे यार इसे ना छे, बड़ी खूबसूरती से बनाया। वो कहेगा फिर क्या करूं? तो क्या कहेंगे? भाई साहब इसको हम अलहदा ले जाएंगे कहां? अपनी करंट टैक्स कैलकुलेशन के एक्सपेंस में। ये क्या है? प्रायर पीरियड टैक्स। और इधर भी मैं अफेक्ट दे दूंगा रिकंसिलिएशन में ताकि दोनों जगह अफेक्ट चला जाए। तो साइड पे लिखें प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स को मेन पेज पे लिखेंगे, करंट टैक्स कैलकुलेशंस का पार्ट नहीं बनाएंगे। प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट को मेन आंसर पर लिखेंगे। करंट टैक्स कैलकुलेशंस का पार्ट नहीं बनाएंगे और रिकंसिलिएशन में भी लिख देंगे और बोले रिकंसिलिएशन में भी लिख देंगे। आप बताएं 10 पे टैक्स लगेगा या सेविंग मिलेगी? टैक्स लगेगा भाई, लगेगा। कब लगेगा? 20 में लगेगा। कब से रिलेटेड लगेगा? अब बताएं, ये वाला फॉर्मेट भी बना लें आप, जल्दी से बनाएं, जल्दी बेटा टाइम नहीं है, जल्दी करें, बकरा आया खड़ा है, जल्दी करें। 6 दिन आपने अपने लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी, कि अल्लाह हम दोनों पार्टीज को हिम्मत दे। भाई आप ये कर लें, राणा जी आपकी मेहरबानी, आपने कटिंग करवाई है, मेरे पास इसका भी टाइम नहीं है। थैंक यू सर। अच्छा मेरे बच्चे जल्दी कर लें भाई, जल्दी। आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकर कर ली 12 मिलियन की, ठीक है। आपने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भाई क्या कर दी?
इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। अब आपने इस कहाँ गया ये, इस 12 को आपने इनकर किया, उसने कितना अलाउ किया? 4। तो इसका मतलब 12 को मैं क्या कर दूंगा करंट टैक्स कैलकुलेशन में, ऐड कर दूंगा, और 4 को मैं लेस कर दूंगा। ये तो है करंट टैक्स का इफेक्ट। अब अगर मैं डेफर्ड टैक्स में देखूं तो ये 8 मुझे कब अलाउ होगा? अगले सालों में। तो वहां के लिए ये क्या बन गया? डिडक्टिबल। यहां तो सिंपल रूल है, जो वो नहीं मानेगा वो ऐड बैक होगा, और जो वो मानेगा वो लेस होगा। हमने कितना इनकर किया एडवर्टीजमेंट में? बोले ये 12 मैंने ऐड कर दिया। अब जरा बताएं उसने कितना अलाउ किया? ठीक है अंसारी ले जा, चुप करके ले जा। कितना? तो 4 में क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। अब जरा देखिए, मैं कह रहा था मैंने 12 इनकर किया, उसने तो कितना अलाउ किया? 4। सोच के बताएं क्या 8 उसने स्ट्रेट अवे डिसअलाउ कर दिया, या मुझे कहा बाद में ले ली? तो जब बाद में ले ली तो वो कहां जाएगा? डेफर्ड में। बाद का वर्ड ही डेफर्ड के लिए है। बाद में टैक्स लगाऊंगा, डेफर्ड। बाद में तुझे सेविंग दिलवाऊंगा, डेफर्ड। पिछले 3 साल से अब्बा जी कह रहे हैं कि यार तुझे 1 to 5 दिलवाऊंगा, तो क्या कर रहे हैं वो? डेफर कर रहे हैं। बच्चियों को कह रहे हैं मैं तुझे स्कूटी दिलवाऊंगा, तो क्या कर रहे हैं? डेफर कर रहे हैं। खर्चे नहीं पूरे होते इसलिए वो डेफर किए जा रहे हैं। तो डेफर हो जाए तो इस कैलकुलेशन में, टोटली डिसअलाउ हो जाए तो खत्म, इसके बाद कहीं ना आता। दोबारा सुनो, करंट में जो हो वो यहां आएगा, उसके बाद बात खत्म हो जाए तो यहां नहीं आएगा, और बात अभी भी बाकी रहे तो। इसलिए आप अक्सर अब्बा जी से कहते हैं अब्बा जी नहीं दिलवानी तो इनकार कर दो, लेकिन इस उम्मीद में तो ना रखो ना। तो वो क्या कहते हैं? नहीं बेटा मैं दिलवाऊंगा। इसका मतलब फिर आपको कहते हैं कि जा कौन सी वर्किंग कर ले? डेफर की वर्किंग कर ले। थोड़ा सा लॉजिक को बना के चले। यहां पे बात खत्म हो जाए तो इधर ना आना, यहां बात खत्म ना हो, कुछ बाकियात रहें तो इधर आ जाना। कहां पहुंचे थे भाई? कहां पहुंचे थे? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पे कितना डिसअलाउ किया? 10। इस पे कितने % टैक्स? टैक्स का रेट देखें, एप्लीकेबल टैक्स रेट अदर देन डिविडेंड इनकम इज 35% फॉर 2020। लगा दीजिए 35%। कितना बना? 3.5। और साथ क्या लगा दूं? ब्रैकेट, क्योंकि हमने एक्सपेंस पे क्या लगाई हुई है? ब्रैकेट। और सेविंग को हमने पॉजिटिव रखा है। भाई यही किया हुआ। रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट अभी रहने थे, वो बाद में बनाएंगे। आगे आ जाए। सिमिलर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस फॉर करंट ईयर कितना है? तो भाई जब उसने डिसअलाउ कर दिया तो इस साल भी डिसअलाउ कर दिया। कितना? ऐड बैक कर दूं? लेस करूं? भाई लेस करूं? क्यों ना करूं? डिसअलाउड को सर लेस नहीं करेंगे, 0 लिख दे चाहे ना लिखे, एक ही मतलब है। अब कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर, चलें बनाएं, लेजर बनाएं प्रोविजन फॉर वारंटी का। जरा जल्दी करें बेटा, टाइम कम होता है। प्रोविजन फॉर वारंटी। बेटा बातें नहीं। जैन जी 19 का क्लोजिंग बताएं प्रोविजन फॉर वारंटी का जी। तो ये 20 का क्या हो गया? 20 का क्लोजिंग बताएं प्लीज। पूरे क्वेश्चन में ढूंढ के लाएं कोई पे किया हो। नहीं किया? साइलेंट है तो नहीं किया। तो पीएनएल में कितना गया भाई? कितना गया? 5। ये पीएनएल कौन है? बोले आईएफ। और जो कैश पेड होता
वो कौन होता है? FBR। उसने लिखा हुआ है कि मैं कौन सा अलाउ करता हूँ भाई, मैं कौन सा अलाउ करता हूँ? ऑन पेमेंट बेसिस। अब बताएं ऐड बैक कितना करो? 5। लेस बताएं भाई, लेस बताएं 0, क्योंकि आपने पे ही नहीं किया। आगे चले। During the year, ML recorded dividend income of 6 million, out of which 2 million was not received till 31/12/20. Under tax law, dividend is taxable on receipt basis at the rate of। अब मैंने तो इसमें कितना लिखा हुआ है, सारा कमाया, उसे क्या कर दूंगा? लेस कितना? कितना भाई? 6, क्योंकि वो इसे नहीं टैक्स कर रहा है। वो कह रहा है इसे नहीं टैक्स करना, निकाल इसे शाबाश। मैंने कहा फिर किसे टैक्स करोगे? कहता है जो आया है। तो आया कितना है? 4 आया है। कितना आया है? 4 आया है। कितना आया है? 4 आया है। अच्छा, अब प्रोविजन फॉर वारंटी लिखवा दीजिए ताकि आगे फिर पेंडिंग ना हो। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 23। कितना है? 23। अब बताएं टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? हमारी बुक्स में ये कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर उनकी बुक्स में कोई लायबिलिटी नहीं है तो कैरिंग अमाउंट मैंने लिखवा दिया, बता प्रोविजन मीन लायबिलिटी। कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ज्यादा हो गई, इसका मतलब जब फ्यूचर में पे करूंगा तो ये अलाउ होगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने से? 23 से। कितने से? 23 से। अब मुझे बताएं डिविडेंड रिसीवेबल कितना है जो नहीं आया? 2। मैं कह रहा हूं 2 नहीं आया। वो कहते हैं हम इसे नहीं मानते, जब आएगा हम तो जब टैक्स लगा देंगे। तो जब ये आएगा तो मुझे डर है कि जिस दिन आएगा उस दिन टैक्स के हत्थे चढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या हुआ? टैक्सेबल टेम्परेरी। अब मुझे बताओ मैं कैसे छोड़ दूं तुम्हें आज़ाद के? ठीक है तुम खुद कर लोगे, ये तुम्हें भी पता है, उस्ताद ना कर पाए तो हम नहीं करते। इंसान की फितरत है, जब तक कोई गाइड करने वाला ना हो वो फिर भटकता रहता है। फिर देखो कल रात रोता रहा मैच के लिए, आज क्लास में नहीं आया। जी मेरी जान। ओह, तो फिर नीचे निकालूंगा ना मेरे बच्चे, याद भी होगा आपको। मैं जो अलहदा टैक्स वाला होता है उसे क्या करता हूँ, ये देखें, इसे अलहदा करूंगा, यहाँ तो वही लिखूंगा, फिर बाद में इसे क्या कहूँगा, भाई साइड पे हो जा, तेरे पे अलहदा 15% लगेगा। ठीक है मेरे भाई, टैक्सेबल तो है ना, अभी तो सिर्फ टैक्सेबल निकाल रहा हूँ, डिफरेंट रेट होगा उसे बाद में हैंडल करूंगा मेरे बच्चे। अब लीज आ गया, लीज आ गया, कितनी देर ले लो? 2 मिनट से ज्यादा का खेल नहीं है, इससे ज्यादा लगाओगे तो अपना नुकसान कर रहे हो जिंदगी का। और मुझे पता है तुम अपनी जिंदगी का नुकसान नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। जल्दी करो जल्दी। कितने रेंटल है? एक रेंटल की अमाउंट कितना बना? 160। रेंटल कितना है? 40 इंटू 1 माइनस रेट कितना है? साल कितने हैं? जी 120। ये क्या है बैलेंस? 126 अकाउंटिंग ईयर और कॉन्ट्रैक्ट ईयर सेम नहीं है। इधर आ जाओ ओ भाई जी, 1/4/20 को लीज का दूसरा लेक्चर सिखाया था, जब अकाउंटिंग ईयर और कॉन्ट्रैक्ट ईयर सेम ना हो। और ये शेड्यूल किस पे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट ईयर पे। बोलिए बेटा। 12.68 इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, बैलेंस 9.30 रेंटल
33.06 40 36.36 3.64 36.36 40 ओके हो गया भाई? भाई ओके हो गया? अब कहीं उसने कहा तो नहीं कि इस पॉइंट में लीज्ड वाले एसेट की डेप्रिसिएशन शामिल है? भाई कहीं कहा तो नहीं, देख लें। वो तो कुछ नहीं, कहीं कहा तो नहीं, इसका मतलब शामिल नहीं है। अब क्या कर दो भाई, क्या कर दे, राइट ऑफ यूज वाली डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। आओ करें, पहले डेप्रिसिएशन तो निकाल ले। डेप्रिसिएशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, यही तो होता है राइट ऑफ यूज डिवाइडेड बाय लाइफ लीज इंटू 9/12। बोलें जी शहजादो, कितना? 126.79 ओवर 4 इंटू 9/12। बोलो 23.77। अब इधर ही इंटरेस्ट पे आ जाओ। 12 वो बोलो ना 68 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आया? 9. ये दोनों पॉइंट क्लियर है? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है? 31/12 को। तो डेप्रिसिएशन हमने कितनी लगाई भी होगी? 9 महीने की। और अपनी इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट भी कितना लिखा होगा? 9 महीने का। तो फिर मैं ऐड बैक भी 9 महीने करूँगा। और रेंटल अभी गया नहीं है, तो रेंटल पेड कितना होगा? 0। ये देखो, रेंट तो कब जाना है? 31/3/21 को। अब हाल में मदहोशी में हम क्या करते हैं? ठोक दे यार, 2 चीज़ें ऐड कर दे, एक लेस कर दे, गई है या नहीं गई ये सोचते भी नहीं। रेंटल पेड का वर्ड है, और अभी मेरे पीरियड में तो पे हुआ ही नहीं। लिखो ऐड डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट होगा इनकर्ड लेस रेंटल पेड होगा। दोनों में बहुत फर्क है, बात को समझे। ऐड होगा इनकर्ड, लेस होगा पेड। डेप्रिसिएशन इनकर हो गई। और जवाब तो दिया करो यार, गूंगों की तरह बैठे रहते हो यार। मैं गूंगों को थोड़ी पढ़ाने आया हूं यार। भाई डेप्रिसिएशन इनकर हो गई, इंटरेस्ट पे हो गया, इनकर हो गया, साल का हुआ, 9 महीनों का हुआ। तो फिर 9 महीनों का इंटरेस्ट ऐड बैक करूंगा, 9 महीनों की डेप्रिसिएशन। नीचे लेस क्या करना है? रेंटल पेड। क्या रेंटल पे हो गया? नहीं सर, अभी तो नहीं पे हुआ। इसलिए ये नहीं बेध्यानी में शेड्यूल बनाए जाएं और लिखे जाएं। भाई बहुत ध्यान से चलना है। हर लफ्ज अपनी जगह एक वैल्यू रखता है। जैसे इस दीवार की हर ईंट की अपनी वर्थ है। जी बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस 9 डेप्रिसिएशन 23.77। रेंटल नहीं है। ये हो गया भाई, ये हो गया। अब चल जरा आगे चलें, बात को बढ़ाएं। कितना बना? 121.28। इसमें से कौन सा था जिस पे अलहदा है? ये है डिविडेंड। इस पे कितने % है? यहाँ लिख लिया करो ताकि याद रहे कि इसको अलहदा करना था। इसमें से 4 अलहदा कर दो। क्या बचा? बोलो 1 117.28। अब यहाँ लिखूंगा करंट टैक्स 117.28 एट अ रेट ऑफ 35% और 4 एट अ रेट ऑफ बोलो
15%। पहले का आंसर बताएं। 41.048 41.048। दूसरे का आंसर 0.6। बोले टोटल 41.648। ये आ गया करंट टैक्स। मैंने इसको 118 किया है, आप भी 118 कर ले। आगे जाके हमें फिर रिकन्सिलेशन में टाइम नहीं होगा रिकन्साइल करते हुए। कितना बना? 41.3। फिर राउंडिंग ऑफ आगे तंग करेगी। कितना हो गया? 41.9। अब मेरे दोस्तों कुछ चीज़ों के ओपनिंग बैलेंस भी हैं और कुछ के क्लोजिंग भी हैं। अभी हम क्लोजिंग पे चल रहे हैं। राइट ऑफ यूज बताएं कितना है हमारा? नहीं मेरे बच्चे, ये नहीं है। इसमें से ये डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी? लेस होगी, तो फिर कैरिंग अमाउंट आएगी 126.79 माइनस 23.77। बनाएं। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि कहीं मैंने राउंडिंग ऑफ ना किया हो, उससे फिर लास्ट में जाके हमें मसला पड़ जाता है। क्या आंसर आना? 103 कर लीजिए। मैंने 103 पे कैलकुलेशन सारी की है। टैक्स बेस 0। अब ये क्या है? 103 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्योंकि मैं इसे डेप्रिशिएट करूंगा, वो इसकी डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेगा। टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फ्यूचर में इस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। लीज लाइबिलिटी पे आ जाए। कौन सी है लीज लाइबिलिटी? ध्यान से जी, पूरी की पूरी ये है 126.79। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें से कोई प्रिंसिपल पे नहीं हुआ। 31/12/20 को भी यही खड़ी हुई है। कितनी है? 126 एक एग्जाम फोकस पॉइंट लिख लें, रजिस्टर पे हो तो याद रहता है। अकाउंटिंग ईयर और कॉन्ट्रैक्ट ईयर डिफरेंट होने पर, अकाउंटिंग ईयर कॉन्ट्रैक्ट ईयर डिफरेंट होने पर ज़्यादा एहतियात से चलिएगा, आगे स्लिपरी है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ बेटा। अकाउंटिंग ईयर और कॉन्ट्रैक्ट ईयर डिफरेंट होने पर ज़्यादा ध्यान से चलिएगा, आगे बोले स्लिपरी है। अब बताएं जी, वो इस लाइबिलिटी को मानते हैं और कहते हैं अंसारी ऐसे ही तूने राइट ऑफ यूज़ अपने चाचे का घर समझा हुआ है, किराए पे चीज़ लेके लोगों को शो करवा रहा है, एसेट मेरा है। अब ये लाइबिलिटी भी नहीं मानते। जब ये लाइबिलिटी भी नहीं मानते तो ये फ्यूचर में मुझे क्या करवाएगी? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई। कितनी? 100 बोलो 127 से। इंटरेस्ट पेबल कितना है? इंटरेस्ट पेबल 9.51 कर लीजिए। क्या करूं इस लाइबिलिटी को? 9.51 को बोले भाई, बोले भाई, बोले 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 बोले। इसको मैं 10 कर देता हूं। मैंने इसे कितना किया था? 118 कर दिया था। 118 किया तो मैंने इसे 10 करता। मैंने वहां पे 10 किया और ये कितना था? 122। 122 हो गया ना भाई। कहीं राउंडिंग ऑफ का फ़र्क हो तो ख़त्म कर देना। यहाँ रिकन्सिलिएशन में ना राउंडिंग ऑफ बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा तंग कर देती है जी भाई। इंटरेस्ट पेबल मैंने कितना कर दिया? 10। यहाँ 10 लिखा तो यहाँ भी 10 कर दिया। और वो इस इंटरेस्ट पेबल को नहीं मानता। क्या मिलेगा इस पे? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। कितने से? 10 से।
किस पे रोला है यहाँ पर जिस पे अलहदा रेट लगना है? डिविडेंड रिसीवेबल कितने पे? 15% पे। यहाँ ध्यान से पहले ही लिख लिया करें, बाकी सब पे क्या रेट है? बोले भाई 35। जरा जल्दी से कर ले। अब पढ़े वो लाइन, अब वो लाइन हमारे काम आएगी। पढ़ें जी इस लाइन को, इस लाइन को अब ध्यान से पढ़ें। दिस इज द की ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे आके बच्चा परेशान हुआ था, एग्जामिनर के कमेंट से यहां आके बच्चा परेशान हुआ और भूल गया उस्तादों की एक बात को। डेफर्ड टैक्स का मतलब बता दें, डेफर्ड टैक्स का मतलब बता दें। अगले सालों पर टैक्स क्या लगेगा? अगले सालों पर एप्लीकेबल टैक्स रेट अदर देन डिविडेंड इनकम इज 35% फॉर 20 के लिए टैक्स रेट मैंने क्या लिया? 35 ही लिया। आगे चले, पिछले सारे क्वेश्चंस में यहां पर आकर वो चुप हो जाता था, तो हमारी अजम्पशन क्या होती थी कि फ्यूचर में यही रेट रहेगा। अब क्या कह रहा है? एंड प्रायर ईयर्स, कहता है पिछले सालों में भी यही है, ताकि तुम जब वो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करो तो तुम्हें पता हो कि हमें टैक्स कितने पे लगा। अगर प्रायर पीरियड में 25% होता तो इस 10 पे 25% लगता उस साल के टैक्स के हिसाब से। However, this rate has been reduced by 5%. नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? 30। कब? एंड ईयर्स। और डेफर्ड टैक्स के लिए क्या कहते हैं? अगले सालों में। कहते हैं अगले सालों में रेट 5% से 35 से कहां पहुंच जाऊंगा? 30 पे। फाइनेंस एक्ट एनेक्टेड ऑन 20 दिसंबर 20। ये लाइन में आपको पढ़ाऊंगा IS 37 में। कहां पढ़ाऊंगा? अभी सिर्फ ये याद रखो, अदर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसकी कैबिनेट उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट से पहले तमाम वर्क कर चुकी हो, तो ऐसे ऑफिशियल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला जाता है, पूरी दुनिया में ये फाइनल होता है कि जो इन्होंने बोला है तो जहां बोला है, जैसा बोला है की बुनियाद पर इम्प्लीमेंट होगा। ये तो पाकिस्तान है माशाल्लाह, सुबह को कुछ और है, दोपहर को कुछ और है, शाम को कुछ और है और आधी रात को कुछ और है। यहाँ तो तरावियाँ पढ़ के बाद में ईद हो जाती है और नाश्ता करके जो है वो बाद में रोज़ा हो जाता है, तो यहाँ सब कुछ चलता है। तो वहाँ क्या होता है दुनिया में? वैसे भी अकाउंटिंग पढ़ते हुए हम पाकिस्तान में, थ्रू फाइनेंस एक्ट एनेक्टेड ऑन 20 दिसंबर 20 दिसंबर 20 को फाइनेंस एक्ट को फॉर्मेट किया गया, ड्राफ्ट किया गया। अनेक्टेड का मतलब जो ड्राफ्ट किया गया यही इंप्लीमेंट होगा। अनेक्टेड का मतलब लिखना है जो ड्राफ्ट किया गया वो ही इंप्लीमेंट होगा। अब बताएं ड्राफ्ट कॉपी कब आ गई लोगों के सामने? 20 दिसंबर 2000। और लोगों को पता है जैसा ड्राफ्ट किया गया है वैसा ही इंप्लीमेंट होगा। अब लोग 35% को 21 के लिए परसीव कर रहे हैं या 30% को, और ये कैलकुलेशन डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन 20 के लिए हो रही है या 20 के बाद के लिए? तो फिर 35 पे करूं 30 पे करूं? तो लिख लें पॉइंट, डेफर्ड टैक्स अगले सालों के लिए है, अगले सालों का रेट अप्लाई होगा। डेफर्ड टैक्स बोलिए भाई, अगले सालों के लिए है, अगले सालों का रेट अप्लाई होगा। और नेक्स्ट सालों का रेट क्या है? साल नहीं कह रहा, नेक्स्ट ईयर्स का रेट क्या है? बोले किसके लिए? उसने कहा नहीं है 30%, तो फिर उसके लिए क्या ले दिया? 15, बाकी सब के लिए। अब अगर टैक्सेबल है तो DTL बन जाएगा और डिडक्टिबल है तो
बोले भाई डी टी जरा जल्दी कर दें क्योंकि रेट चेंज हुआ था, इस वजह से हमें ये अलग-अलग कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। और याद रखना जब कभी ये मेन, इधर आओ भाई साहब, जब कभी ये मेन आंसर के तौर पे आए आपने हर कैलकुलेशन को अलग-अलग करना है। लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट, क्योंकि मेन आंसर है। जब कभी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन मेन आंसर के तौर पर आए आपने हर आइटम को अलग-अलग कैलकुलेट करना है। 1 मिनट लगा दें बस, 1 मिनट से ज़्यादा ना लीजिएगा प्लीज़। मैंने साथ लिख दिया है क्या, वो जल्दी कर दें बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हम क्वेश्चन पे। फाइनल आंसर किसी ने बनाया हो? जी पहले ही आइटम लिखवाएंगे प्लीज। 43.5, 2.4, 6.9, 0.3, 30.9, 38.1, 3 क्या बना 0.3, DTA DTL DTL। वैसे ही लेजर बनाया हुआ तो लिख देता हूँ, माशाल्लाह डायरेक्ट आपको कवर हो गया था। डिविडेंड इनकम डेबिट, PNL क्रेडिट। कितना कमाया 6, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट कितना आया 4, रसीवेबल कितना था 2। इंट्रो मजबूत है तो लेजर बनाना आपके लिए इशू नहीं है अल्लाह के फजल से। अब जरा देखिएगा बैलेंस CD बताएं 24.3 किस रेट पर 30% एंड बोले 15%। ये 15% पहले था। डिविडेंड ओपनिंग कोई रिसीवेबल था नहीं, तो कह सकता हूं अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हुआ तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये देखें तो 0 है। बाकी आइटम्स का रोल है और बाकी सारी आइटम्स किस रेट पर होंगी। ओ नहीं, ओए नहीं, ओए नहीं, ओए नहीं, ओए नहीं। जब आप 19 में खड़े होकर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपके सामने कौन सा रेट था, 35%। वो किस पे किया होगा आपने 35% पे। ये तो आपको 2020 के एंड में पता चला कि अगले सालों में रेट क्या होने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है और 30% होने जा रहा है। इसका मतलब जहां खड़े हो उस वक्त जो रेट है, अगर कोई अनेक्टेड बिल नहीं आया, क्या बोला, तो रेट वही चल रहा है जो पिछले सालों से चल रहा है। और पिछले सालों से क्या रेट चल रहा है, ये लिखा हुआ है फॉर 20 एंड प्रायर ईयर्स। इसका मतलब 31/12/19 को खड़े होकर जो रेट सामने था वो कितना था 35%। क्यों हमें पिछले साल की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, हमने क्या कहा था, अलाउंस चैप्टर नंबर 5 इंट्रो, अलाउंस को 0 अज्यूम कर लेना अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, बीडी ढूंढ के लाना अगर इशारा हो, बीडी ढूंढ के लाना अगर इशारा हो। अब अगर किसी एसेट लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है तो फिर हमें डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी का बीडी ढूंढना पड़ेगा। लिखें, हम डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी को 0 अज्यूम करेंगे अगर एसेट लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है।
अगर बोले एसेट लायबिलिटीज के बोलिए ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, और अगर इशारा मिल जाए, क्या कहा, और अगर इशारा मिल जाए कि ओपनिंग बैलेंसेस हैं, तो फिर हमें डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेट बोलिए करनी पड़ेगी। 2 मिनट लगाएं, आप देखें प्रोविजन फॉर वारंटी का कोई ओपनिंग बैलेंस था भाई? प्रोविजन फॉर वारंटी का कोई ओपनिंग बैलेंस था? कहाँ है? ये सामने नजर आ रहा है। अगर ये ओपनिंग है तो ये पिछले साल क्या था? ये क्लोजिंग था। लिखिए इसको दोबारा से, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन 31/12/19 की कैलकुलेशन के लिए बनाए। मैं ज्वाइन करता हूं आपको 1 मिनट में। जी भाई, प्रोविजन फॉर वारंटी पिछले साल कितना क्लोजिंग था? 18, और टैक्स बेस वो तो मानता ही नहीं इसे, 0। कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ज्यादा थी तो क्या बना होगा? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना? 18। टैक्स का रेट 35%। बोलिए 6 पॉइंट, ये क्या बना होगा भाई? ये क्या बना होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट कितना? 6.3। अब आपकी FR1 का टेस्ट है, FR1 का टेस्ट है, एक छोटा सा 2 मिनट का टेस्ट। मुझे इंटेंजिबल एसेट चाहिए, इंटेंजिबल IFRS के, और मुझे इंटेंजिबल चाहिए FBR के। फिगर कोई भी हो, मुझे डिफरेंसेस चाहिए दोनों के। क्या चाहिए? डिफरेंसेस। 2020 का बना दें, 19 का नहीं चाहिए मुझे, 2020 का चाहिए, क्योंकि 2020 का ओपनिंग आ गया तो 19 का क्लोजिंग आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 19 का तो डाटा ही नहीं है। जो अमोर्टाइजेशन का डिफरेंस बताया हुआ है वो 20 का बताया हुआ है, इसलिए कोई इशू नहीं है। और याद करें, पहला लेक्चर एसेट को WDV अकाउंट पे बनाते हैं, एसेट को किस पे बनाते हैं, और डिस्पोजल कोई नज़र नहीं आ रहा, ध्यान से बना दें। सोचे IQ लेवल का टेस्ट है, अकाउंटिंग का टेस्ट नहीं है, IQ लेवल का टेस्ट है। ये ना कहना सर वो तो पहले ही 0 है। जी बेटा, बच्चे सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, जाना था तो कोने में नहीं बैठते ना बेटा। चले 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 जल्दी जाए बेटा, जगह दो बच्ची को। जगह दें बच्ची को। कब चेंज हो रहा था? ये लाइन लिखी हुई थी, वो 35 में जाके पता चला कि अगले साल 35 है। यहां 20 को ही पता चल गया कि अगले साल रेट क्या होना है,
चेंज होना है। इसी को तो मैंने कहा है कि कहाँ सिखाऊंगा 37 में। असल में पास पेपर आते हैं सारा सिलेबस कवर होने के बाद, लेकिन हम क्लास में सॉल्व कर रहे होते हैं अभी वो चैप्टर कंप्लीट करने से पहले। और अगर हम किसी एक पॉइंट की वजह से इसको डिले करेंगे तो फिर हर चीज़ जो है ना वो पेंडिंग में चली जाती है। इसलिए सहारा ले रहा हूँ, जब 37 कवर होगा तो ये पॉइंट वहाँ पे हो जाएगा कि एनेक्टेड बिल क्या होता है, और वहाँ पर इस तरह की लाइन नहीं है बेटा। तो कभी अगले सालों में रेट चेंज होगा, साइलेंट होगा, तो इसका मतलब उस साल में जाकर पता चला, और अगर ये लाइन लिखी होगी तो इसका मतलब उस साल में जाने से पहले पता चल गया। पहले पता चल गया तो फिर पहले उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जी भाई, अब आए जी 2 पॉइंट है यहां पर। क्या कहता है? कहता है भाई बच्चियों बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए। WDV इंटेंजिबल एसेट की उनके टैक्स बेस से 145 ज्यादा है, 145 IFRS ज्यादा है। तो अगर मैं यहां बच्चियों में डांटूंगा फिर आप ये नहीं कहेंगी सर अंसारी ने बदतमीजी की थी। आपकी बातें ही नहीं खत्म होती, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी लगी हुई शैली में पढ़ाती हूँ तुझे, तो फिर हॉस्टल में बैठ के उसे पढ़ा देती हैं। आप भी जहमत की, उसे भी जहमत करवाई, सुबह ही उठ के आई हैं आप। यहां अगर 0 कर दूं तो फिर यहां क्या कर दूं? बोले भाई 145। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन कितनी है? बोले भाई 20 से ज्यादा है, तो यहां 20 कर दूं, तो फिर यहां क्या कर दूं? 0 कर दूं। अब जरा वापस जाएं, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, और क्वेश्चन साइलेंट है तो कोई डिस्पोजल नहीं है। ये कितना हो गया? 160। तो फिर यहां पे क्या लिखो? 0। ये पॉइंट काफी वो बार बार दे रहा है, एक्सीडेड बाय, लेस बाय, तो रिलेटिव मैयर पे चलना है। और उसके लिए जहन में रखें अकाउंटिंग को अगर वो ज्यादा करे तो ये वैल्यूज इधर पुट कर दे, और अगर अकाउंटिंग को कम करे तो ये सारी वैल्यूज इधर पुट कर दे। सिंपल रूल है, इसमें IQ लेवल को आजमाने की जरूरत ही नहीं है, अभी किसी वक्त शर्मिंदगी हो। हाँ मैं सही कह रहा हूँ बेटा, पेपर में अपने IQ को ना टेस्ट करवाएं, अपनी नॉलेज को टेस्ट ना करवाएं, टीचर के टिप्स से पेपर पास कर लें। एक दफा क्वालिफाई कर लोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि इस कॉन्सेप्ट से तूने CA किया था। हुसन हो तो नज़ाकत आ ही जाती है, क्वालिफिकेशन हो तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। मैं सही कह रहा हूँ मेरे बच्चों, बात को समझे। क्वालिफिकेशन के बाद आपसे कोई खुद ही बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा अभी पढ़ गया तो कैसे मैं इससे निपटूंगा। कहीं जाके इंटरव्यू भी दे रहे होगे तो ये थोड़ी कहेगा सर आपने स्टैंडर्ड पढ़े में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही नहीं पूछा जाता। वो हमारे टीचर कहा करते थे ना, अंसारी अगर लोगों को ये पता चल जाए हम किन कॉन्सेप्ट से CA करके क्वालिफाई करके फारिग हुए थे तो यकीन करो ICAP कभी हमें क्वालिफिकेशन ना दे। तो ये अल्लाह ने पर्दे रखे हुए, इन्हें राजों में ही रहने दीजिए, इन्हें राजों में रहने दीजिए। अल्लाह इज्जतें संभालता है, इसलिए तो अल्लाह कहता है लोगों की इज्जतों को ना उछालो। और आज माशरे का पसंदीदा मशगला क्या बना हुआ है? लोगों की इज्जतों को उछालना। अब तो यकीन करो इतने इतने से बच्चे हैं, इतने इतने से बच्चे हैं, किसी बात पे अगर उनसे एक्सक्यूज कर लो ना तो वो फिर सीधा जो है सामने टसल में आते हैं। ये नहीं सोचते हम उस्तादों के साथ क्या कर रहे हैं। और या जिंदगी में याद रखना, मुझसे कोई पूछे ना यहाँ कैसे पहुंचा, तो पिछले 23 साल से सिर्फ 2 जुमले होते हैं, अपने माँ बाप की दुआओं से और अपने उस्तादों की इज्जत करके। मुझे नहीं याद कि मैं कभी अपने उस्ताद से आगे चला हूँ 23 साल की ज़िंदगी में, चाहे वो प्राइमरी के टीचर थे, चाहे वो मिडिल के थे, चाहे वो मैट्रिक के थे, चाहे वो कॉलेज के थे। मैं BSc में था, मेरे टीचर ने मुझे 4th ईयर में कहा था बाहर जाके खड़ा हो जा धूम में। मुझे आज भी याद है सर उमर मैथ के, मेरे BSc के डबल मैथ के डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे, मेरी कोई ऐसी गलती नहीं थी। ग्रेजुएशन का था मैं, और उस वक़्त में ये जो जमीयत की यूनियन है इसमें भी एक्टिव वर्कर था, लेकिन सर का रुतबा था तो मैं बाहर गर्मी में जून में खड़ा रहा था। 45 सेंटीग्रेड था, सिविल लाइन कॉलेज की 3री मंजिल पे मेरी क्लास थी। लेकिन उस अदब का नतीजा ये मिला कि आज भी उन सर से मेरी फैमिली रिलेशनशिप है। वो कहते हैं यार अंसारी तू पता नहीं किस मिट्टी का था, मुझे खुद नहीं पता था, मैं घर से नाराज था और मैंने तुझ पे डांट निकाल दी और तुझे मैंने धूप में खड़ा कर दिया। तू भी 45 मिनट धूप में खड़ा रहा, 40 मिनट का पीरियड होता था।
40 मिनट का पीरियड होता था। आज बच्चे को अगर आप तुम के से भी बात कर लेना तो वो कहता है मेरी इंसल्ट है, मैं तू जानता नहीं मैं हूं कौन। अफसोस होता है, यकीन करें, अफसोस होता है कि आज स्टूडेंट जो है उस्ताद को ये समझता है तो क्या वो पाएगा अपने उस्तादों से? कुछ नहीं पाएगा। उस्ताद से तो वही पाता है जो उस्ताद को उस्ताद समझता है। अल्लाह करे हमारे बच्चे भी उस्तादों को उस्ताद समझने वाले हो, अदब करने वाले हो। चलो मेरे बच्चों, कहाँ बात पहुंची थी? हाँ, तुमने अपनी नॉलेज को नहीं झाड़ना पेपर में, वो मेरे पास बड़ी नॉलेज है, बस जो मैं टिप्स बताऊं इससे पास कर जाना। जब सीए लिखा जाएगा कोई नहीं पूछेगा भाई डेफर्ड टैक्स तूने कैसे किया था। ठीक है, अब रूल क्या है, अगर ये बढ़ा दे तो इधर लिख देना, ये बढ़ा दे तो इधर लिख देना, गेम इज ओवर। अब आ जाओ, कितना लिखो इधर? 165, टैक्स बेस 0, टैक्सेबल 165, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। आज एक और अनाउंसमेंट सुन लें, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से ना हम फीमेल्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह फीमेल टीएज अरेंज कर रहे हैं, ताकि जो पैरामीटर्स डाइज में एक इस्टेब्लिश हुए में हैं हम उनको इंश्योर कर सकें और मेरी बच्चियों को किसी किस्म की ग्रुप्स में जो है वो इशू ना हो। तो मैं जो अच्छी बच्चियां हैं माशाल्लाह कॉम्पिटेंट बच्चियां हैं उनको सर्च कर रहा हूँ, उनके इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। तो R2 के ग्रुप में भी इंशाल्लाह फीमेल जो है वो ऑनवर्ड क्यूरीज का जवाब देंगी, और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आया करेगी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में खुद भी जवाब दिया करूँगा। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए बॉयज़ जवाब दे रहे होंगे और गर्ल्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्ल्स जवाब दे रही होंगी। माजी में किसी बच्चियों को कोई इशू हुआ या कोई एक्सपेक्टेशंस को हम मीट नहीं कर सके उसके लिए बच्चियों से माजरत। जी मेरे बच्चों क्या रेट है, कितना बना जी? 57.75। ये क्या है, डेफर्ड टैक्स कितना बन गया? ये माइनस होना है 51.45 DTL, कॉपी कर लो। अभी बनाता हूं बेटा, ले जाओ। अब यहां पर एक आई कैप का पॉइंट याद रखिएगा, वो जुमला इंट्रो का याद है, जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये ना हो ईद पे घर जा रहे हो तो वो जुमला लारी अड्डे पे खड़े होकर पढ़ रहे हो, जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जिस अड्डे पे जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो लोगों ने आपको आपके इलाके में पहुंचाने के बजाय 9 नंबर वैगन में बिठाकर यहाँ एक है हॉस्पिटल वहाँ पहुंचा देने और फिर मुझे कहना है कि सर गार्डियन के तौर पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो आपकी मेहरबानी ध्यान से, कोई जुमला जहाँ बोलने का हक हो वहीं बोलने और अपने जुमलों को ज़िंदगी में ज़ाया नहीं करना। जुमले बड़े कीमती होते हैं इंसान की ज़िंदगी के। बैलेंस BD कितना? 51.45 एट अ रेट ऑफ 30। अब बेटा पॉइंट ये है कि ये फिगर आगे नहीं गई, ये फिगर पीछे आई है, पीछे आई है ना। अब ये नहीं पता इसमें से कितनी फिगर जो है वो किस तरीके से पीछे आई। ये कंफर्म है कि इतनी फिगर रुकी हुई है, इतनी फिगर। वो अलहदा बात है, इसमें से कुछ 15% वाली है। जरा बताएं 15% वाली कितनी है भाई? 0.3। जरा 24.3 में से 0.3 निकाल दीजिए जी। अब ये 24 किस पर है? जहां खड़े हो, जहां जाना है, कितना फर्क आया रेट में? तो फिर 24.3 माइनस 0.3, 0.3 को क्यों बाहर निकाला? ये ओपनिंग में था ही नहीं, ये ओपनिंग में था ही नहीं, इस पे रेट का इफेक्ट आना ही नहीं, इस पे रेट का इफेक्ट आना ही नहीं। अब जो बाकी बचा 24 वो कितने पे खड़ा है? 30 पे। तो 30 से डिवाइड कर दो 5 से। तो ये जो आपकी डिक्रीज है ये किसकी वजह से है? रेट की वजह से। किसकी वजह से? तो DTL क्या हो जाएगा? डेबिट। और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आओ करते हैं पहले 24.3 माइनस
0.3। अब ये बचा आपका बैलेंस, ये कितने पे है भाई, ये कितने पे है 30 पे, इंटू 5, जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट सिखाया था बोरिंग कॉस्ट में, प्रोग्रेस बिल आया करता था, एडवांस माइनस होता था, रिटेंशन मनी माइनस होती थी, नेट पेड आता था, फिर नेट पेड को 85 से डिवाइड करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो एडवांस आता था, 5 से मल्टीप्लाई करते थे रिटेंशन मनी आती थी, 100 से मल्टीप्लाई करते थे ग्रॉस आता था। क्या आता था? ग्रॉस। अब बोलें कितना है? अब ये 4 क्या है? ड्यू टू रेट चेंज, ड्यू टू रेट चेंज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट हो गई और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। और उस दिन भी याद है मैंने आपको कहा था रेट के अलावा भी चेंज आ सकती है। अब देखें रेट के अलावा कितनी चेंज आई, 23.15। इसे क्या कह दूं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। कॉपी करें, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पहले कभी नहीं आया था, पहली दफा ये पॉइंट आया था। देना नहीं चाहिए ये पॉइंट, लेकिन दे देता है, मर्जी है, जंगल घा बादशाह। इंसान बन बेटा, आपने क्वालिफाई करने और मैंने क्वालिफाई करवाना भी आ गए। ओपनिंग पे लेते हैं जब हमने खुद से आगे जाना, और अगर हम पहले ही आगे पहुंच चुके हैं तो हमने आगे नहीं जाना बेटा, हमने वापस आना है। जब वापस आना है तो फिर हम कहेंगे कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और रिवर्स जर्नी करके वापस जाएंगे, ऐसे ही जैसे नेट से ग्रॉस पे जाया करते थे। थोड़ा सा जल्दी कर लें बेटा, 1.5 घंटा गुजर चुका और अभी भी हमारा काम बाकी है, इस तरह काम पूरा नहीं होगा। और बच्चे कहते हैं एक्स्ट्रा ना बुला, हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, हम जैसे चाहें वैसे क्वालिफाई करें, पता नहीं फिर कौन सा क्वालिफाई करें। यार ये पॉइंट याद ऐसे ही रखना पड़ेगा भाई, माजरत के साथ 1-2 और क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा। जहां खड़े हैं उससे डिवाइड कर दें, 24.3 में से पहले वो निकाल दें जिसका रेट अलग है, 24 बचा। अकाउंटिंग नहीं है, मैथ है। क्या है? मैथ है, जनरल मैथ जिसे IQ लेवल कहते हैं। 24 जो है ये 30% के हिसाब से है, इकाई का तरीका भी कह सकते हैं। 24 30 के हिसाब से है, और मुझे देखना है 5 का फर्क कितना है, और ये फर्क होने के बाद है, माइनस होने के बाद है, तो फिर मैं रिवर्स बैक कर रहा हूं, 30 से डिवाइड कर रहा हूं मेरे बच्चे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ना ये स्टैंडर्ड है ना ये अकाउंटिंग है। ये रिवर्स बैक कैलकुलेशन हमेशा जनरल मैथ अलजबरा से होती है, जिसे इकाई का तरीका कहते हैं। क्या रह गया आपका नोट? करंट टैक्स बता दीजिए कितना है? 41.9। मैं एक क्वेश्चन कोशिश करूंगा इसका, अगर है कोई और तो वो दे दूं, लेकिन मुझे पूरी पास हिस्ट्री में इस तरह वाला पॉइंट पहले कभी नजर नहीं आया, सिर्फ इसी क्वेश्चन में आया था। जी नहीं मेरे बच्चे, हाँ जी 27 पॉइंट, ये दोनों लिया करते थे, याद है ना? 27.15। जी नहीं, उससे पूछी नहीं, एंट्रीज पूछी है भाई, एंट्रीज नहीं पूछी। नरेशन तो I.Com B.Com में लिखते हैं बेटा, अब हम बड़े हो गए मेरे बच्चे। बोले हाँ यार, बोले 69.05, ब्रैकेट लगा दूं, कितना बना? एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। चलो भाई फिर बोलो, जल्दी कर ले बेटा। 18 पॉइंट बोलो, 14.75 ब्रैकेट भाई, ब्रैकेट टोटल 18.25 ब्रैकेट। जरा जल्दी से रिकंसिलिएशन बनाएं, पहले मैंने फॉर्मेट बना दिया। 1 मिनट लगाएं बेटा, 1 मिनट लगाइएगा प्लीज।
चेंज इन टैक्स रेट भी है भाई, चेंज इन टैक्स रेट है, डिसअलाउड भी है और प्रायर पीरियड भी है। डिविडेंड भी है। आए भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले 50, टैक्स रेट बोले 35%, बोले 17.5, ब्रैकेट लगा दो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरे क्वेश्चन में। अगर यहां से लेंगे तो 4 पर लगाएंगे, लेकिन यहां पर भी तो आपने 15 पे लगाया है, तो 4 और 2 टोटल कितना हुआ 6। क्यों? ऊपर कौन सा फिगर है 18.25, इसमें करंट टैक्स है या डेफर्ड टैक्स भी है? दोनों है, तो नीचे रिकंसिलिएशन में भी दोनों आएंगे, तो 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, और 6 पे आपने कितनी सेविंग ली है 20%। कितनी? 20 कैसे आया? 35 माइनस 15, 35 माइनस 15 बोले 1.2 सेविंग मिली है, एक्स्ट्रा गया सेविंग मिली है, तो ब्रैकेट ना लगाएं, ब्रैकेट ना लगाएं, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें। 4 करंट टैक्स में पड़ा हुआ है और 2 भाई 4 करंट टैक्स में पड़ा हुआ है और 2 डेफर्ड टैक्स में पड़ा हुआ है। डिसअलाउड कितना किया 7, उसमें कितना टैक्स लगा है 35%, बोले 2.45 खर्चा पड़ा है, ब्रैकेट लगा दो। अब आए जी, चेंज इन टैक्स रेट यहां से मिला करेगा आपको, ये पहले भी हम कर चुके हैं 4, क्या हुआ क्रेडिट हुआ भाई, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट हुआ, ब्रैकेट नहीं लगेगी। इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड वो तो वही है 10 ज़रब बोले 35% कितना बना 3.5, ब्रैकेट लगा दे, क्योंकि इस पे हमें टैक्स ये ऊपर भी देना पड़ा है इधर भी देना पड़ा है, करें 18.25। जल्दी से कॉपी कर लें बेटा, 10 मिनट पीछे रह चुके हैं, जल्दी करें जरा, 1 मिनट लगाएं। होमवर्क क्या है आपका भाई? होमवर्क क्या है? इस क्वेश्चन को खुद से हाथ से गुजारना। जब तक बेटा हाथ से नहीं गुजारोगे, जब तक ये पूरा बोर्ड पेपर वाले दिन आपसे तैयार हो जाए, ये एक दीवाने का ख्वाब होगा। बार बार करेंगे। अभी मैंने 5 और क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। कितने और करवाने हैं? 5 और करवाने हैं। 3-4 और आपको वीडियो देनी है क्वेश्चंस की, ताकि 20 एक क्वेश्चन 18 एक क्वेश्चन हाथ से गुजर के फिर टॉपिक हाथ से नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता आपको 100 पूरा आता होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कह रहा हूं कि 95-94 पेपर आपको आता होगा। 4-5 तो टीचर को भी पेपर में बिठा देंगे तो वो कहेगा यार ये वाली एडजस्टमेंट मेरे से एग्जाम प्रेशर में एडजस्ट नहीं हुई। बार बार की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्शन आएगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।